आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में क्लास 12th में सेल, और सेल के लिए हमने पढ़ा था कि सेल दो टाइप के थे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल का काम था केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। क्योंकि जो प्लेटें होती हैं सेल के अंदर, क्षणें होती हैं, जब वैद्युत अपघटन होता है उस द्रव में तो आयन टूटते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर आयन पहुंचते रहते हैं और धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है। तो जो वहां पर द्रव पदार्थ भरा होता है, लिक्विड होता है, उसमें वैद्युत अपघटन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो उसमें ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। वो रासायनिक ऊर्जा सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। हमने कहा था सेल दो टाइप के थे, एक प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो था जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता था, डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर है और वो सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता था, और इनको केवल एक बार ही आवेशित किया जा सकता है, यानी बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल क्या थे, जिनको हम द्वितीयक सेल कह रहे थे, कि जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उनके अंदर स्टोर किया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जो सेल थे इनको बार बार आवेशित कर सकते हैं, ये बातें हुई थी। फिर सेल के अंदर वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल को कहा गया था ई मतलब विद्युत वाहक बल। इसको हमने ईएमएफ भी कहा था, ईएमएफ ऑफ सेल, ये सेल का ईएमएफ था। और सेल के पास वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो ई होता है, लेकिन सेल देता नहीं ई है तो उसके पास ई। देता क्या है, इसमें सेल की दो प्लेटों के बीच में था एक आंतरिक प्रतिरोध, और उस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होता था। वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता था वो होता था आई आर। अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, अब जो सर्किट में हमें पोटेंशियल चाहिए होता था, यहाँ कहीं प्रतिरोध वगैरह लगा रखे थे, ये सारी बात पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझाई है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, वो वीडियो देख के कराएंगे तो ये बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। उसका लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा, और पिछले वाले वीडियो को आप अच्छे से वॉच करके आएंगे तो इस वीडियो की सारी बातें समझाएंगे। हम पढ़ाना क्या चाहते हैं इस वीडियो में बताते हैं, थोड़ी बेसिक बात कर दें, बताते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आज जो वीडियो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बता दे रहे हैं आपको पढ़ना क्या इस वीडियो में है। इस वीडियो में पढ़ना है सेल का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। कैसे संयोजन कर पाएंगे, कैसे कर्ण वगैरह निकाल पाएंगे, ये समझने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। तो ये जो सर्किट होता था, इसमें जो पोटेंशियल आता था V, वो V, और जो सेल के अंदर था वो E था पोटेंशियल। ये E वाला पोटेंशियल दो भागों में डिवाइड होता था, एक IR में सेल के अंदर और एक सेल के बाहर, तो निकलता था E बराबर V प्लस IR। सेल के अंदर है तो E, लेकिन देता नहीं E है। जैसे सेल ओपन सर्किट में रहता है तब तो तक इसके पास विद्युत वाहक बल E है। ओपन सर्किट का मतलब है सेल किसी परिपथ में कोई करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है। जब तक सेल परिपथ धारा प्रवाहित नहीं करता है तब तक उसके पास जो विभव होता है वो ई होता है। और जैसे सेल को किसी परिपथ से जोड़ करके उससे विद्युत धारा ली जाती है तो सेल के अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, एक विभव पतन जाता है, वो होता है आंतरिक प्रतिरोध की वजह से, और वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR। ये पोटेंशियल उसके अंदर ड्रॉप हो जाता है। अब जो रहा बचा पोटेंशियल होता है वो सर्किट को प्राप्त होता है, उसको हम विभवांतर भी कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। सेल द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जितनी एनर्जी लॉस होती है या खर्च की जाती है या व्यय की जाती है वो होती है टर्मिनल विभवांतर। इन तीनों में रिलेशन आया था, E बराबर V प्लस IR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये। तो ये बातें पिछले वीडियो में हम लोग करके आए थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपने कहीं मंदिर गए और मंदिर के लिए आपने प्रसाद लिया, एक लड्डू ले लिया मान लो, तो वो एक लड्डू क्या है, E है, विद्युत वाहक। अब
वो लड्डू जब मंदिर में आप लेके जाते हो तो भगवान जी का भोग लगाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए पुजारी जी को देते हो, तो पुजारी जी क्या करते हैं, उससे 2 लड्डू निकाल के भगवान के नाम को चढ़ा देते हैं, बाकी आपको वापस कर दिया। तो आपने दुकान से लिया तो 1 किलो था लड्डू, लेकिन उसमें कुछ भगवान के नाम से निकल गया, बाकी आप लेके आओगे, वो आप यूज करोगे, चाहे उसका प्रसाद बांटो या खुद खाओ, तो वो जो मिला आपको वो वी है, और जो पुजारी जी ने भगवान चढ़ा दिया वो IR है, और इसके पहले जो दुकान से लिया था वो टोटल क्या था, E था। इस टाइप से आप समझ सकते हो कि सेल का जो टोटल वोल्टेज है वो E है। E में से 2 भागों में डिवाइड होगा, एक तो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, अगर ये स्मॉल r किसी भी सेल में बाय द वे 0 हो जाए, मान लो आंतरिक तो नगण्य है, बिल्कुल निगलेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन मान लो अगर ये बिल्कुल ना के समान हो, बहुत छोटा हो जाए, इस r की तुलना में बिल्कुल ना के समान हो जाए, तो E बराबर V प्लस IR में आप R का मान 0 रख देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा E बराबर V। तो जितना जितना उसके पास पोटेंशियल है E, वो टोटल सर्किट को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। उस कंडीशन पे जिस समय स्मॉल r नगण्य हो जाएगा, आंतरिक दोष लगभग 0 हो जाएगा, ऐसी कंडीशन पे E और V का मान सेम होगा, बराबर होगा, वही E V का काम करेगा। तो ये बेसिक बातें थी, पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, इसको आप इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का कॉम्बिनेशन करना है। सेल के बारे में आपको पता ही है, सेल का विभाग बल E होता है और आंतरिक R होता है। सेलों का जो संयोजन होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार है देखिए। जो इसका पहला संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। इससे क्या फायदा मिलेगा, कब फायदा मिलेगा, क्यों जोड़ रहे हैं, ये सारी बातें बताते भी हम। दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। संयोजन। और जो तीसरा हमारा है वो है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन। ये 3 प्रकार का संयोजन होता है। इसको कहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज, इसको कह सकते हो इन पैरेलल, और इसको कह सकते हो इन मिक्स्ड। मिक्स कर दिया, कुछ श्रेणी कुछ समांतर। क्यों जोड़ते हैं सेल का, हम कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं? आपको पता है सेल के पास जो EMF होता है, जो पोटेंशियल होता है वो E होता है, विद्युत वाहक बल E। और सेल के EMF की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से हमें धारा कम होती है इसके पास। किसी एक सेल से बहने वाली, क्योंकि सेल क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक स्रोत है। इस सेल से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। कहीं भी धारा उत्पन्न करनी है तो सेल द्वारा हम धारा को फ्लो कर सकते हैं। धारा उत्पन्न करने का ये स्रोत है। इससे जो निकलने वाली धारा होती है वो बहुत कम धारा होती है। एक से जो करंट फ्लो होती है वो धारा बहुत कम होती है। अब अगर किसी परिपथ में, किसी सर्किट में हमें ज्यादा धारा की आवश्यकता है तो हम सेलों का संयोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। और सेलों का जो संयोजन होता है वो कहलाता है बैटरी। सेल और बैटरी में कोई विशेष अंतर नहीं है। सेल में सिर्फ 2 प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक ही सेल में 2 प्लेटें होती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे सेल अगर आपस में जोड़ दिए जाएं तो उनके सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो सेलों का संयोजन होता है
सेलों का संयोजन, जो सेलों का हमने संयोजन किया है, कॉम्बिनेशन किया है, बैटरी कहलाता है। और जब बैटरी बन जाएगी तो हमें अधिक करंट प्राप्त हो जाएगी। ये बात आज याद रखेंगे कि सेल का संयोजन है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। कई सारे सेल अगर हम जोड़ देंगे, सेल की जो प्लेटें होती हैं, कई सारी प्लेटों से मिलकर के बैटरी बन जाएगी। अब सेलों का संयोजन कैसे करेंगे? 3 प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। कैसे करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, जरा इस बात को समझनी है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे n सेलों का श्रेणी क्रम। कई सारे सेल होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कई सारे सेल होते हैं। उन सभी सेलों का हमें श्रेणी संयोजन पढ़ना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर n सेलों का, इसको कहो तो क्या किताबों में इस्तेमाल माने तो कोई दिक्कत से नहीं है। n सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। n सेलों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो देखिए, सेल दिखाते हैं 2 प्लेटों से, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरी निगेटिव प्लेट। ऐसे कई सेल हमारे पास हैं। हर एक सेल की निगेटिव प्लेट की, जो निगेटिव वाली प्लेट है, उसको अगले आने वाले सेल की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। जो ऋण ध्रुव वाली प्लेट है, उसको अगले सेल की धन प्लेट से जोड़ते जाएंगे। ये डॉट डॉट कर दिया। ये हर एक सेल की पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव। और आखिर तक चले गए, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और यहां तक हम चले गए। ये हो गया nवां सेल, n सेल तक चले गए। और इनमें से प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमने कह दिया E है। अलग अलग भी हो सकता है, अभी हमने E माना है। अब इस सेल में हर एक सेल के पास आंतरिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि हर सेल की प्लेट में क्या होता है, प्लेटों के बीच एक बाधा होती है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। हमने कहा था उसको बनाते हैं सेल की, होता है सेल की प्लेटों के बीच में, लेकिन बनाते उसको बगल में है, इस माया से लिखा जाता है। ये पिछले वीडियो में बात बताई थी हमने, क्योंकि प्लेटें बहुत पास पास होती हैं, यहाँ बनाने में कंफ्यूजन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम जो आंतरिक होता है वो अलग बना देते हैं, सेल की प्लेटों के बाहर बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले प्रतिरोध का ये आंतरिक R1 हो गया, इस वाले का ये R2 हो गया, और इस वाले सेल का ये R3 हो गया। ये सारे हम बराबर मान लेते हैं फिलहाल, अभी सब R हैं, अलग अलग ले सकते हो। ये R हो गया, ये भी R है, ये R है, ऐसे n तक चले गए हम। ये भी R हो गया। अब इन सभी सेलों के संयोजन को एक हम बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। एक बाहर हमारे प्रतिरोध है यहां पर, वो R है, और यहां एक लगाते हैं कुंजी करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने सेलों का संयोजन दिखाया। करंट माइनस से प्लस की ओर फ्लो होगी, इस प्रकार से ये करंट आएगी, आई ये करंट का फ्लो होगा। हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना कि चित्र में n सेल, कितने सेल है, n तक सेल है।
n सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल अभी E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है। सब सेल एक जैसे हैं, इसलिए सबका EMF और सबका जो आंतरिक है वो समान है। अब क्या करते हैं, इन सेलों को एक हम बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, या सॉरी इन सेलों को एक बाध प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। ये बाध प्रतिरोध है जहां हमें इन सेलों से करंट प्राप्त करनी है। अब जो करंट अगर बहेगी यहाँ पर, उस करंट का मान क्या होगा? तो आप इस पिछले वाले वीडियो में पढ़ के आए थे, जब फार्मूला आया था E बराबर V प्लस आई आर। तो यहां से हम देखा था कि अगर हम V का मान यहाँ पर रख रहे थे आई आर प्लस आई आर, तो I आ गया था कॉमन, तो वैल्यू निकली थी R प्लस आर, और यहां से I की वैल्यू होती है E बटे R प्लस आर। ये करंट निकालने का यहां से फॉर्मूला दिखाया था हमने पिछले वीडियो में। I बराबर E बटे R प्लस आर। E क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, और R प्लस आर क्या है? उस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध। सारा जितना परिपथ में प्रतिरोध होता है वो संपूर्ण प्रतिरोध होता है। वैसे भी I बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है, तो E विभवांतर ही तो है पूरे सेल का वोल्टेज, और R प्लस आर क्या है? पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध है। तो यहां से जो सेल लगे हुए हैं सभी सेलों का, n सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? आइए लिखते हैं। n सेलों का, जितने भी सेल लगाए हमने, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा NE। एक सेल का E, दो सेल का 2E, तीन सेल का 3E, 10 सेल का 10E, 50 सेल का 50E, n सेल का NE। तो टोटल विद्युत वाहक बल क्या हो गया? NE। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो n सेलों का आंतरिक क्या हो जाएगा? सब श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से। तो सब R R R हैं अंत तक, तो एक R, दो R, एक और 3 R। तो n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा NR। n सेलों का कुल प्रतिरोध हो गया NR। अब सेल से इन सब पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी? आइए देखते हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जो परिपथ में सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, इस करंट का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, I बराबर E बटे R। E का क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर एक सेल तो है नहीं, जितने भी सेल हैं सबका कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ का, इस पूरे परिपथ में जितना भी विद्युत वाहक बल है, कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। वैसे भी धारा का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, टोटल विभव, टोटल धारा, टोटल धारा पता करनी है, टोटल विभव बटे टोटल प्रतिरोध। I बराबर V बटे R से भी दे सकते हो, यहां से देख सकते हो E बटे R प्लस R। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बना था, वो कुल विद्युत वाहक बल था NE। क्या होना था? NE। तो I बराबर NE बटे क्या लिखा है? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। ये n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है NR। क्या ये संपूर्ण प्रतिरोध है? नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये तो इन आंतरिक प्रतिरोधों का टोटल प्रतिरोध है। एक R प्रतिरोध आपने और लगा रखा है परिपथ में, तो ये तो NR तो था ही इन सेलों के बीच, और ये जो बाहर लगा हुआ वो R, और ये भी श्रेणी क्रम में है। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये NR और प्लस R।
तो यहाँ लिख देंगे NR प्लस R। ये आपको सेल से बहने वाली धारा का एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब इस फार्मूले में कुछ कंडीशनें हैं कि हमने आखिर श्रेणी क्रम में जोड़ तो दिया, लेकिन इसमें फायदा क्या होने वाला है, क्या हमें धारा एकदम मिलेगी, अगर मिलेगी तो किस कंडीशन में मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी तो किस कंडीशन में धारा नहीं मिलेगी। तो आइए जरा इस बात को समझिएगा। इसी फार्मूले में अगर हम ये कह दें देखिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अगर हम ये कहते हैं कि जो NR आपका है, N सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इन सेलों में जो NR का मान आया है, जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है, वो अगर आपके बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है तो लगभग इसकी वैल्यू इसकी तुलना में ना के समान हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में जाएंगे हम तो I बराबर NE बटे NR लगभग 0 हो जाएगा इस तुलना में कैपिटल R। तो I बराबर NE बटे R। इससे क्या मालूम होगा, अगर एक सेल होता, ध्यान सुनो मैं बात, अगर एक ही सेल होता और उस एक सेल का विद्युत वाहक बल E होता और परिपथ का विद्युत R होता तो धारा फार्मूला क्या होता, I बराबर E बटे R एक सेल के लिए। अब यहां पे जो फार्मूला आ रहा है वो NE आ रहा है, यानी जो विद्युत वाहक बल N गुना है, यानी एक सेल का E बटे R, एक सेल का E बटे R और उसमें N का गुणा हो गया। तो अब जो धारा मिलेगी वो एक सेल से N गुनी प्राप्त होगी। एक सेल से धारा मिली थी E बटे R, N सेलों से N गुनी धारा प्राप्त हो जाएगी, यानी अब धारा आपकी बढ़ गई। अगर 10 सेल लगा दो 10 गुनी धारा मिल जाएगी आपको, 2 सेल लगाया 2 गुनी धारा हो जाएगी एक सेल के अपेक्षा। तो धारा का मान बढ़ जाता है, अर्थात परिपथ में धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल की तुलना में, एक सेल की तुलना में कितनी प्राप्त होगी, N गुनी, N गुनी प्राप्त होगी। अब धारा पहले से N गुनी प्राप्त हो जाएगी। ये फायदा हुआ श्रेणी क्रम। अगर ऐसे सेलों को आपने परिपथ में जोड़ा जिनका आंतरिक बाह्य प्रतिरोध तुलना में बहुत कम है तो आपको परिपथ में धारा N गुनी प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लो ऐसा नहीं, उल्टा हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, इसी का B नंबर देखो, अगर NR की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R हो जाए, इस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान अधिक आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर NE, ये बड़ी समस्या हो जाती है, डबल कर सकता है, I बराबर NE। ये क्यों हो रहा भाई, अब देखिए, तो I बराबर NE बटे क्या था फॉर्मूला, NR प्लस R। अब NR तुलना में R का मान लगभग 0 के समान है तो ये क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा और प्लस R हो गया 0। अब ये N से N कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर E बटे R। अब देखो जो एक सेल से करंट आ रही थी I बराबर E बटे R, उतनी ही धारा प्राप्त हो रही है। N सेल जोड़े तो हमने, लेकिन हमें धारा मिली वो एक सेल के ही बराबर धारा प्राप्त हो रही है।
इसका मतलब समान इस प्रकार के प्रतिरोध अगर सेलों को आप श्रेणी में जोड़ते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे सेलों को अगर आप जिनका आंतरिक कैपिटा तुलना में बहुत कम आता है, ऐसे सेलों को अगर आप जोड़ते हो श्रेणी क्रम में तो आपको धारा अधिकतम प्राप्त हो जाएगी, फायदा होगा। ऐसे सेलों को जोड़ने से परिपथ में धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, धारा बढ़ी नहीं, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये संयोजन था श्रेणी क्रम का। अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम संयोजन में। आइए देखिए, अगला जो हमारा इसी का अगला जो पॉइंट है वो है n सेलों का समांतर क्रम संयोजन। n सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अभी श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे हम, अब हम लोग आगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा, यहां भी हम n सेल लेंगे और ऐसे सेल लेते हैं जिनके विद्युत वाहक बल सेम है, आंतरिक सबके सेम है, और उनको जोड़ना किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो पहले बनाएंगे विद्युत, इसका परिपथ बना देते हैं। परिपथ बनाएं कैसे, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये डॉट डॉट कर दिया, ऐसे और भी जा सकते हो, यहां लिख दिया हमने। n तक इस सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक R, इसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक R, ये यहां तक चले गए हम n तक। ये हो गए n सेल, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और n सेल। इसकी हर एक सेल की जो प्रथम प्लेट होगी पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं एक बाह्य परिपथ से। एक बाह्य परिपथ हो गया, इसमें कई सारे सेल समांतर में लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, करंट सब में डिवाइड हो जाएगी। ये जो प्रतिरोध हमारा है ये R हो गया, ये कुंजी K है, ये करंट जाएगी इधर से ऐसे। तो चित्र में n सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक स्मॉल r है, और एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ पूरे परिपथ कुंजी के साथ जोड़ दिए गए हैं। यहाँ इधर देखिए, विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर का होता विभवांतर समान रहता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है, समान रहता है। विभवांतर समान रहता है, इसलिए जितने भी सेल आपने जोड़े हैं, अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो सबका क्या रहेगा, E रहेगा। इसलिए n सेलों का
कुल विद्युत वाहक बल बराबर E रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो फार्मूला होगा वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R चलेगा। हमें यहाँ देखा सबके R हैं, तो जो टोटल प्रतिरोध आएगा परिणामी प्रतिरोध वो हम मान लेते हैं स्मॉल r1, चूंकि इसको R मान लिया तो इसको R1 मान लेते हैं। लिखेंगे N सेलों का कुल प्रतिरोध, N सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध एक बटे उसको R मान लिया तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक जाएंगे? 1/N तक, N/R तक। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1/R बराबर N/R, सॉरी स्मॉल r है, N/R। तो R क्या हो जाएगा? R/N। तो यहां से R1 बराबर आ जाएगा R/N। ये है N सेलों का प्रतिरोध। तो परिपथ संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये R1 प्लस R, चूंकि ये श्रेणी में लगा हुआ। अब चलते धार निकालते हैं इस परिपथ की, यही लिख देते हैं। आइए देखिए, परिपथ में प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा, फिर वही फॉर्मूला I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, जैसे भी श्रेणी क्रम में लिखा था। कुल विद्युत वाहक बल क्या था? समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान रहा तो E रहा था, और कुल बल हो जाएगा R1 और प्लस R1 सभी सेलों का टोटल, और R जो बाहर लगाया हुआ था ये R। अब R1 का मान निकाल चुके हो R/N, क्योंकि R1 बराबर है R/N। रखेंगे यहाँ पर I बराबर N/, इस R1 का मान R/N प्लस R। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये E था। अब देखो इसके बटे में 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा I बराबर, ऊपर तो लिखा था E, यहाँ पे एलसीएम आएगा N से कैंसिल स्मॉल r, प्लस ये हो जाएगा NR, ये N ऊपर आ जाएगा। जब N ऊपर आ जाएगा तो आप सकते हैं NE/R प्लस NR। I बराबर ये N ऊपर जाएगा तो NE/R प्लस NR। ये आ गया परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का फॉर्मूला। जो श्रेणी क्रम में आया था उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क था। क्या फर्क था? श्रेणी क्रम में आया था I बराबर NE/NR प्लस R आया था, ये आया था श्रेणी क्रम में। यहां देखो कैपिटल में NR है, ये स्मॉल वाले में NR है, ये फर्क आ रहा, बाकी लगभग चीज सेम है। अब इसका फायदा क्या हो सकता है, इसके कंडीशन देखते हैं। अगर इसका हम A नंबर देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अगर इस NR की जो वैल्यू है वो R से अपेक्षा अगर बहुत कम है, ये आप ऐसे कर सकते हो, अगर स्मॉल r है, सॉरी स्मॉल r इज ग्रेटर देन NR,
तो स्मॉल आर एन आर तुलना में 0 हो जाएगा। तो वहां जब रखेंगे तो आई बराबर एन ई अपान आर के मान होगा 0 प्लस एन आर, तो ये आएगा एन ई बटे एन आर और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर ई बटे आर। और ये होती एक सेल की धारा। यानी अगर ऐसे प्रतिरोध हैं जिनका आंतरिक एन आर की तुलना में बहुत कम है, उनको सेल में इस क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एक सेल से धारा प्राप्त हो रही थी वही सभी सेलों के मिलाकर धारा प्राप्त होगी। लेकिन अगर इसमें ऐसी कंडीशन हो जाए कि एन आर इज लेस देन क्या स्मॉल आर, तो यहाँ पे एन आर का मान अगर 0 हो जाए तो आई बराबर एन ई बटे आर और प्लस ये वैल्यू 0 हो जाए तो आई बराबर एन ई बटे आर। ये जो होगा इसमें से धारा जो मिलेगी वो अब एन गुनी प्राप्त जाएगी। तो इस क्रम में जोड़ने से, इस तरीके वाले जोड़ने से फायदा होने वाला है सेलों जोड़ने से। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने सेलों का श्रेणी क्रम और संयोजन किया है। समय इस वीडियो के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए मिश्रित क्रम का अगला वीडियो बनाएंगे। इन दोनों क्रमों को आप अच्छे समझ लीजिएगा, किसका क्या लाभ होता है, ये सारी बताई हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो पहले पूरा वॉच करिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।